आज ये ताज़ियती नशिस्त ऐसे शख्स के बारे में है जिनके इंतकाल की जब खबर आई तो मुझे लगा ही नहीं कि ये बात सच है। जैसे सुहेल अब्दुल करीम साहब अभी बताए, एक दिन पहले पार्टी का ओपनिंग का जो प्रोग्राम था उसमें थे। उससे पहले मंगल के दिन जो खाड़ धरना कारपोरेशन में दिया गया और बड़ी ताकत से, बाद में भी वो वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, तकरीर भी की और बड़ी ताकत से नारे लगा रहे थे। कुछ लोग जो होते हैं वो पार्टी की बुनियाद होते हैं। निहाल साहब हमेशा कहा करते थे कि मेरी पार्टी मेरा वर्कर है, और कुछ वर्कर ऐसे होते हैं जो पार्टी में बड़े बड़े जिम्मेदारों पर भी भारी पड़ते हैं। सदरुद्दीन मुकादम वैसे ही वर्कर थे। जिस वक्त वो स्टेज पर बोलते थे, मैं देखा हूँ बहुत से लोगों को कि जब वो बोलने लगते हैं तो फिर वो अपना वक्त शुरुआत के बजाय आगे की तरफ जाते हैं या वो देर से स्टेज पर आने की कोशिश करने लगते हैं कि पहले जाऊंगा तो मैं बोलूँगा। मैंने ये खासियत सिर्फ सदरुद्दीन मुकादम में देखी कि वो जिस वक्त मीटिंग रहे, जलसा रहे, तो वो वक्त से पहले उस प्रोग्राम में पहुंच जाते थे। प्रोग्राम में उस वक्त 2 लोग रहे कि 200 लोग रहे, उनके लिए तादाद मायने रखती ही नहीं थी। वो अपनी बात रखते थे और उस वक्त स्टेज संभालते थे जब कोई स्टेज संभालने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसा वर्कर हमसे जुदा हो गया जिसकी तलाफी फिलहाल तो मुश्किल नजर आती है। कभी रुपये पैसे का लालच नहीं किए, हमेशा अवामी खिदमत, अवामी मसाइल किस तरह से हल किए जाएं, अवामी मसाइल क्या हैं शहर में या उनके हिस्से में, वो आकर बताते थे। सियासी बातचीत करते थे, हमेशा साथी बोलते थे। वो हमारे ऐसे साथी थे, मैं जो बोला कि इसकी तलाफी अभी मुमकिन नहीं है। हम उनके अहल खाना को ये भरोसा दिलाते हैं कि हम उनके सुख दुख, जो निजी हो कि सियासी समाजी हो, हर तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े वो हमसे मिले। उनके भाई जो अभी बता रहे थे कि वो उनके बच्चे को वेल एजुकेटेड बनाएं, उनकी बच्चियों को भी, ये बात बिल्कुल सच है। हमेशा फिक्र रहती थी और बड़े फख्र से बोलते थे कि मेरी ये लड़की इतना पढ़ ली है, मेरी ये लड़की ये तालीम हासिल कर ली है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। कुछ अगर इंग्लिश में लिखवाना हो तो बोलना मैं मेरी लड़की से लिखवा दूंगा। तो तरबियत बच्चों की बहुत अच्छी दी है। हम उनके साना बसाना खड़े रहेंगे, जहाँ भी हमारी ज़रूरत उनको पड़ेगी हम हर वक्त खड़े रहेंगे। वो भी हमारे पास आए जाएं, जिस तरह सदरुद्दीन मुकादम आया जाया करते थे, वक्त निकाले, वक्त बावक्त ऑफिस पे आ जाया करें, रिश्ता कायम रहे। हम यही चाहते हैं कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। उनके लड़के यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि वक्त बावक्त, ऐसा है कि हर चीज़ तुम्हारे वालिद जैसी तुम्हारे अंदर हो जाएंगी ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर ऑफिस पर आते जाते रहेंगे तो धीरे धीरे अवामी खिदमत, अवामी काम काज, दूसरे मसाइल पर बातचीत होंगी और रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि तुम्हारे वालिद का रिश्ता निहाल साहब के साथ भी वो काम किए, बुलंद इकबाल के साथ भी काम किए, अभी शान हिंद और मेरे साथ काम कर रहे थे। मतलब एक लंबे वक्त से वो हम सब के साथ काम काज किए। जिस तरह आपके लिए एक सरपरस्त चले गए, उसी तरह हमारे लिए भी एक सरपरस्त इस पार्टी के चले गए जो पार्टी के बुनियादी ढांचे में थे। मैं जो बोला कि कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की बुनियाद होते हैं, सदरुद्दीन मुकादम हमारी पार्टी की, निहाल साहब खानवादे की बुनियाद थे और हम चाहते हैं ये रिश्ता हमारा टूटना नहीं चाहिए। उस खानवादे से हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पर इंशाअल्लाह आगे भी कायम रहेगा। सुबह जब उनकी बच्ची का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं सदरुद्दीन मुकादम की बच्ची बोल रही हूँ, उनका इंतकाल हो गया। मैं हैरान थी क्योंकि मैं सुबह जब मेरी आँख खुली, मैं इस इत्तेफाक से स्टेटस देख रही थी। सारे स्टेटस जो थे वो मुकादम साहब ने अपने प्रोग्राम के लगाए थे। वो कोई भी
सियासी प्रोग्राम की जितनी हो सके उसको फैलाने का काम वो किया करते थे। दिन रात वो मसरूफ़ रहने के बाद भी उनका एक शेवा रहा कि रोज़ाना ऑफिस पर आते थे, अखबार पढ़ते थे। उनके बच्चे ने जो कहा कि वो सख्त मिजाज थे, ये बिल्कुल सही बात है। वो धुन के बहुत पक्के थे, जिनको वो गलत मानते थे उनको वो कभी पसंद नहीं करते थे। उनकी बातों से मैंने महसूस किया, जिनको उन्होंने मान लिया कि ये अपने मुफाद के लिए नहीं है, अपने अवामी मुफाद के लिए नहीं, ऐसे लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और उनसे वो कहीं ना कहीं नाराज़गी रखते थे। लेकिन सख्त जुमला बोलना, बिला वजह किसी की मुखालफत करना या तजलील करना, ये काम कभी भी मुकादम ने नहीं किया। आप इस बात से मुतमईन हैं कि उन्होंने कभी किसी को कोई सख्त जुमला नहीं कहा। वो सख्त मिजाज थे। मैं उनकी मामूली बातों पर गौर करती थी। वो ऑफिस में आते थे, अखबार, अक्सर उनका ये शौक़ था, क्रिकेट वो पसंद करते थे। मुझको नहीं मालूम था कि उनको क्रिकेट का शौक़ इतना, लेकिन जब IPL की मैच चलती थी तो रोज़ाना वो ऑफिस में आते थे और मैच के आखिरी ओवर देखा करते थे। तो उनकी आदत ये थी कि ऑफिस में वो लाइन पे लगी हुई कुर्सियों पर बैठते थे और घूम के वो TV देखते थे। तो मैं उनको बोली मेरे बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। बोले नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। बोले क्यों नहीं बैठेंगे आप? बोले नहीं, वो लीडर की कुर्सी है। बोली लीडर हम कब से हो गए? आप हमेशा आप वाहिद हो, सदरुद्दीन भाई जो बोलते हो साथी शामिल। अगर आप साथी मानते हो तो यहाँ बैठो। उस दिन के बाद से मैंने देखा वो हमेशा आकर बाजू वाली कुर्सी पे मैं नहीं भी रहती थी तो वो यहाँ बैठ कर जाते थे और मुझे बाद में फ़ोन करके बोलते थे मैं ऑफिस में गया था, बैठ के आया, मैच देख के आया। इतनी मसरूफियत के बाद भी वो वक्त निकाल कर ऑफिस पर आते थे और जो उनको अगर अखबार वो पढ़ते थे उनको लगता था कि ये पॉलिसी अपनी सियासी तौर पे इस पर अमल करना चाहिए, वो हमेशा उसकी निशानदही करते थे। असम्बली इलेक्शन का ऐलान हुआ, बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ था। इंतकाल के बाद के हालात सबको पता है, सब पर एक गम तारी था, लेकिन इसके बावजूद सियासी तौर पे एक धुन थी कि हमको बुलंद इकबाल का वादा पूरा करना है। सब लोग जनता दल के वर्कर इलेक्शन में लग गए। इलेक्शन का दिन था, मुझे एक फ़ोन आया कि यहाँ पे भानगढ़ हो रही है, वहाँ पे आयशा नगर में भानगढ़ हो रही है, ऐसी खबर आई। मैं आयशा नगर के बूथ पर गई। वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि सदरुद्दीन भाई खड़े हैं अपनी बच्चियों के साथ वोट डलवाने की। उसमें ऐसा था कि उनकी बच्चियों की तमाम वोट में से एक लड़की की वोट पहले से पड़ चुकी और ये मुसलसल वो वोट के लिए लड़ाई कर रहे थे। आइडेंटिफिकेशन लाए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेके खड़े थे और बोले थे कि तुमने बिगर मुंह देखे वोट कैसे देने दिया किसी। मुझे बोलने लगे तुम जाओ, मैं निपट लूँ। मैं 2 घंटे के बाद फिर वहाँ गई तो मैं देखी वो एक वोट के लिए फिर वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि मैं टेंडर वोट देकर ही जाऊँगा। वो ऑफिसर इतना डर गई थी इनके रवैये से, वो बोले कि टेंडर वोट ठीक है, मैं इजाज़त देती हूँ। टेंडर वोट का मामला बड़ा पेचीदा रहता है, उसके लिए फॉर्म भरना होता है, वो तकरीबन उसके लिए घंटों लगे। लेकिन ये टेंडर वोट दिए, जब बाहर आए तो मैं बोली क्या आप भी एक वोट दीजिए? बोले एक वोट की बात नहीं है, बात ये है कि बुलंद भाई का वादा था, अपने साथी का वादा था, अगर एक वोट का मामला रुक जाए तो वो वादा खिलाफी हो जाएगी। इसलिए एक वोट के लिए जो आदमी इतनी जद्दोजहद कर रहा था अपना वादा निभाने के लिए, वो काबिल तारीफ है। कभी भी किसी भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ, मैं अक्सर उनको फ़ोन किया करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पहले से इतना ना हो। वो इतना मुतहर्रिक रहते थे तो उनको पता होता था कहाँ प्रोग्राम है। ना कभी उन्होंने किसी फ़ोन का इंतज़ार किया, ना कभी किसी बुलावे का इंतज़ार किया, खुद आते थे, प्रोग्राम संभालते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि कोई भी आया नहीं रहता था लेकिन वो माइक संभाल लेते थे। मैं खुद बोलती थी कि अभी लोगों को आने दो, तो माइक लेके मुझे बोलते थे तुम फिक्र मत करो, मैं लोग जमा कर दूँ। ऐसा आदमी, ऐसा बेलोस आदमी जो कभी शोहरत या नाम का भूखा नहीं रहा, कभी किसी चीज़ की उन्होंने मतलब डिमांड नहीं की। हमेशा साथी, जो अगर उन्होंने बुलंद इकबाल को साथी बोला या निहाल साहब को साथी बोला या उनके बाद हमको साथी बोला, तो साथी सिर्फ बोला ही नहीं, साथी वो रहे, उन्होंने वो साथ निभाया। आज अगर उनके चले जाने के बाद जो खिला है, मैं नहीं मानती कि वो इतना जल्द पुर होने वाली।
जगह है जिसको कोई आसानी से पुर कर दे। ऐसा बेबाक आदमी जब वो किसी के खिलाफ बोलते थे तो उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि इसका असर क्या होगा। वो जिस इलाके में रहते थे वहाँ अक्सरियत अपने साथ रहने वालों की कम थी, इसके बावजूद वो बेबाकी से रहते थे और किसी की परवाह किए बिना वो सच बोलने के आदि। मैं उनके अहल खाना से निहाल अहमद खानवादे की तरफ से और निहाली सोच को मानने वाले समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोगों की तरफ से इस बात की यकीन दहानी करती हूँ कि जो मोहब्बत, जो जज्बा सदरुद्दीन मुकादम का हम लोगों के लिए था, हमारा भी उनके साथ वैसा ही जज्बा था और इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ भी हमारा वैसा ही सलूक होगा। हमने हमेशा से माना है कि हमारी पार्टी या निहाल साहब के मानने वाले लोगों का ये हम एक ख़ानदान की तरह है। अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द कम होता है तो आपको जितना दुख हुआ है उससे कम हमको भी दुख नहीं हुआ है। इस बात को आप लोग जान लें। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप ज़रूर बिना झिझक आए, जैसे आपके वालिद, आपके भाई, आपके रिश्तेदार हमारे पास सदरुद्दीन साहब आया करते उसी हक से आप आएँ तो इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों की तकालीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात की दुआ गो हूँ कि वो उनकी कब्र को रोशन करे, उनके दर्जात को बुलंद करे और मग़फ़िरत अता फरमाए। गुज़िश्ता दिनों जब इस ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा था, मैं हारून भाई रशीद से अनिल चौहान साहब इस तरफ बने थे, मेरे सामने सदरुद्दीन मुकादम बैठे। तो क्योंकि मजमून लिखना था, वो कदीम का अवामी आवाज़ का मुझे लिखना था, तो मैं 11 बजे उठकर चली गई। लेकिन मेरा एक साथी इम्तियाज़ मुझे बोला कि 1:30 बजे तक वो यहाँ बैठे थे। उसके पहले मैंने एक प्रोग्राम में उनको जो कारपोरेशन के पास हुआ उसमें वो नारेबाजी करते नजर आए। असल में सदरुद्दीन मुकादम का और मेरा रिश्ता 45-50 साल पुराना। जब मैं पहली बार इस शहर में तकरीर करने आई तो मैं आम जलसों में तकरीर किया करती थी, जो मर्दों के जलसे उम्मन होते थे। बाद में मैं एक रास्ता निकाली कि औरतों तक अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहिए। तो 8-10 वार्ड मिल के एक जलसा हुआ करता था और वर्कर बड़ी मेहनत करके 4-6 हज़ार औरतों को 10,000 तक औरतें जमा कर लेती। मैं जब इस हिस्सा में जाती थी तो वहाँ मुश्ताक बघेलू, जिसको हम बघेलू ही बोला करते थे, वो उनके साथी थे और सदरुद्दीन मुकादम और बहुत सारे साथी थे। ये बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी पार्टी की, साहब के ज़माने में थी भी, मगर औरों के मुकाबले में वो कम थी। जिसको बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो ये लोग, और बाकायदा कोशिश करते रहते थे, डरते नहीं थे, बड़ी बेबाकी से बोलते थे। जेल होल में जाने की बात थी, केसेस भी मैं एक बार तो मेरे पास तस्वीरें हैं जिसमें हथकड़ी पहनी हुई है बघेलू ने। वो एक राशन वाले थे कल्लन, उन्होंने सदरुद्दीन मुकादम ने, मैं वहाँ गए बड़ी इज्जत में कोर्ट में की कि सर तुमने उनको हथकड़ी कैसे पहना। मगर मेरे पास वो तस्वीर है जब मुझे सुबह हमारे साथी शकील बाजीगर ने फ़ोन करके बताया तो मुझे कुछ देर के लिए यकीन नहीं आया। मैं उनके घर गई, उनकी बीवी बच्चों से मिली, लेकिन उस वक्त जब मैं ऑफिस में आई हारून भाई को मैं बोली कि रुकना, और मैं मजमून लिखी। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिछड़ नहीं पाते, जो आंखों से दूर होकर भी दूर नहीं होते। खुदा गवाह मैं उस आदमी को भूल ही नहीं पा रही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम खिदमत खल्क ऐसी होती है जो उनकी यादों को जिंदा रखती है। अगर आप इस शहर में अंदाज़ा लगाएं तो निहाल अहमद साहब की कब्र पर 3 दिन तक लोग मट्टी देते रहे। इतनी बड़ी तादाद में मालेगांव शहर में लोगों ने जुलूस जनाजा में शिरकत की। बात बुलंद के जुलूस जनाजा में भी आज भी लोग, मैं जानती हूँ कि कांग्रेस के कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ने के बाद निहाल साहब की कब्र पर जाते हैं और वो पढ़ते हैं।
दुआ करते हैं, बुलंद की कब्र पे जाते हैं कुछ लोग। उसके साथ पढ़ने वाले 3 लड़के मुझे भी 8-10 दिन पहले मिले जो साथ पढ़ते थे। वो बोले कि हम लोग फजर की नमाज पढ़ के हमारे दोस्त की कब्र पे जाते हैं। तो लोग अपने काम से जिंदा रहते, वरना इस शहर में बहुत से लीडर पैदा हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से खिदमत खल्क की, जिन्होंने जाती तौर पर रुपए पैसे को अहमियत नहीं दी, ईमानदारी से खिदमत खल्क का जज्बा रखा और उसको पूरा किया, उसमें एक सदरुद्दीन मुकादम थे। जो 2, 4, 10 आदमी भी हो तो अपना उठ के खड़े होकर तकरीर करना आसान काम नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि बड़ी गर्दी भीड़ भाड़ हो जाए, उसकी बेइज्जती ना हो, बड़े लोगों के सामने वो बोले। लेकिन ये आदमी ऐसे थे कि ये स्टार्टर थे हर तकरीर के, और उस कमी को, मेरा जो तजुर्बा है वो बोलता है कि वो कमी को हम कभी पूरा नहीं करता। घंटा घंटा 2-2 घंटा खड़े होके ऐसा कि 2, 4, 10 आदमी भी तो बोलना हो तो उसके बाद लोग भीड़, उनकी वजह से भीड़ जमा हो जाती है, मगर वो बोलते रहते। तो मुझे याद है एक मरतबा मैं साहब और शान बुलंद हम लोग बम्बई जा रहे थे। बम्बई 20-25 किलोमीटर था। बघेलू, मुश्ताक बघेलू जो जाफर नगर के थे, बड़े तेज वर्कर थे और बहुत सख्त बोलने वाले थे, सदरुद्दीन मुकादम की तरह ही। उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, उनको मेडिकेयर में रखा गया। उनके बेटे ने फोन किया, साहब ने उसको पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है, तो मैंने सदरुद्दीन मुकादम, यानी वो अपने दोस्त के साथ मेडिकेयर में हाजिर थे। साहब वो 70-80 किलोमीटर से वापस आए, मेडिकेयर में हम सब गए। साहब बोले मेडिकेयर में मैं पसंद नहीं करता अपने दोस्त को, और उठा के एक बड़े हॉस्पिटल में उनको ले गए हार्ट। इस तरह का लीडर, इस तरह का दिल में जगह पैदा करने वाला वर्कर आज के जमाने में आता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हुआ शहर के नौजवानों की भी, बच्चों की भी, हमारे साथियों की भी, कि उन्होंने कभी सत्ता की, कभी इक़्तिदार की परवाह न करते वो नेहा साहिब से आज तक बुलंद के साथ हो या शान मुस्तकील के साथ हो, बिल्कुल डटे रहे। मैं ऐसा व्यक्ति थी कि 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सबसे पहले ऑफिस में आकर बैठने वाला शख्स सदरुद्दीन मुकादम। जुमा के दिन आके मिलने के लिए मेरा इंतजार करने वाला शख्स सदरुद्दीन मुकादम थे। और वो जब नहीं आते तो हम दोनों, हारून भाई, मैं, मेरा साथी रहता है हमेशा, शकील बाजीगर और दूसरे लोग, हम लोग बात करते थे मुकादम कोई बीमार तो नहीं, आज नहीं आए। यानी ये यहाँ भी रिश्ता निभाते तो वहाँ भी रिश्ता हेड ऑफिस में भी निभाते। बोलते तो ये तो मेरी जननी है, यहाँ से तो मैं सियासत सीखा। उस आदमी की मौत, चुन लिए गुल जो जेब चमन थे, कहर किया क्या दस्ते खजा ने, दस्ते खजा ने। ये 2-2.5 सालों में जनता दल के, साबिका जनता दल के और आज की समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जियाले वर्करों को, वर्कर हमसे जुदा हुए, जिनकी कमी का पूरा होना नामुमकिन है। उसमें एक कड़ी जुड़ गई सदरुद्दीन मुकादम की, एक दुख, एक दर्द, एक कसक, एक कर्ब, फिर दाग मुबारकत दे गया है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सदरुद्दीन मुकादम के खानवादे को सब्र जमील अता करे। उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और उनको आगे बढ़ाया। मुझे याद है उनकी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था, मैं औरंगाबाद पत्रकार परिषद देने जा रही थी। औरंगाबाद के ताल्लुक मेरे कुछ साथी भी थे, 5-7 गाड़ी में बैठे थे, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे और मैं उनके बोलने से उनकी बेटी के एडमिशन के लिए 2 जगह फ़ोन कर करके कोशिश कर रही थी। और इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों जगह वो बच्चे का एडमिशन की मुझे फ़ोन पर खबर मिले, मैं उनको खबर, उन्होंने बोले तो चॉइस जो होंगे तुम्हारी, तुम वहाँ एडमिशन कर लेना बच्चे का। बहरहाल अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, मग़फ़िरत करे। और हम सब लोग जिन्होंने अपना एक जियाला मुनफरिद साथी, जिसकी ज़रूरत आज के दौर में बहुत ज़्यादा थी, उसे खो दिया, नहायत सब्र जमील का मकाम है
नहायत सब्र के साथ हमको अगली जो है सब तय करनी है। और मैं अपने वर्करों से भी गुजारिश करूंगी कि अपनी अपनी दुआओं में याद रखें उनके जो बेटे हैं वो आया करें यहाँ, और वो रिश्ता कभी टूटने न दे जो सदरुद्दीन मुकादम के साथ था। असल में जब लोग आखिरी वक्त को पहुँचते थे तो निहाल अहमद साहब के जो दीरीना साथी थे अपने साथियों को बोला करते थे, अपने बच्चों को बोला करते थे कि मेरे बाद निहाल अहमद साहब छोड़ देना, मेरे बाद उनके साथ रहना। मैं इनसे गुजारिश करती हूँ उनके बेटे से कि वो भी अबूजर है तुम्हारा नाम, कि वो भी हमारे साथ वही रिश्ता रखे जो खुलूस का, खिदमत खल्क का, एक जद्दोजहद का रिश्ता पार्टी के साथ रहा। मैं मग़फ़िरत की दुआ के साथ अपनी बात करती हूँ।